हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझे मराठी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे स्टैंडर्ड 10 का 6 लेसन चूड़ीवाला। इस लेसन को जयश्री रुईकर इस फीमेल राइटर ने लिखा है। इस लेसन में अमरावती के तपोवन में संक्रांत मतलब मकर संक्रांत, जो जनवरी महीने में आती है मकर संक्रांत, और ज्येष्ठ पूर्णिमेला औरतों को कुष्ठरोगी स्त्रियाँ, कुष्ठरोगी मतलब जिन लोगों को कोढ़ की बीमारी रहती है उनको कुष्ठरोगी बोलते हैं। कोढ़ की बीमारी को कुष्ठरोग बोलते हैं, और जिन इंसान को कुष्ठरोग की बीमारी रहती है उनको कुष्ठरोगी बोलते हैं। तो ये जो कुष्ठरोगी स्त्रियाँ जो थी, स्त्रियाँ मतलब फीमेल्स, वुमेन्स और लड़कियाँ, इन औरतों को और इन लड़कियों को मकर संक्रांति के दिन और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अब्दुल नाम का एक आदमी बांगड़िया मतलब बैंगल्स भरने आ जाता था। सामान्य इंसान मतलब जिसको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा इंसान कुष्ठरोगी इंसानों से दूर भागता है। उसे ये डर रहता है कि मुझे भी ये बीमारी कहीं लग ना जाए। लेकिन अब्दुल ऐसी औरतों को और ऐसी लड़कियों को हमेशा बंगड़ियाँ पहनाता था। इस वजह से उन लोगों में आपस में एक प्यार भरा रिश्ता बन गया था। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को। क्यों बेटे, जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का? आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच, एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे. अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली, अब्दुल का बेटा अनवर अपने अब्बा को तपोवन में जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि मत जाओ। तो उनकी बीवी शन्नू अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि उनको जाने दो, तुम्हारे अब्बा को जाने दो, आज बहुत बड़ा दिन है, मी लवकर येईन बेटा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। अब्दुल बोले कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये सुनते ही अनवर उनका बेटा खेलने चला गया। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील। आज संक्रांत है, मकर संक्रांत है, और ऊपर से मंगलवार भी है, ट्यूसडे भी है। तो बहुत सारी औरतें बांगड्या मतलब बैंगल्स पहनने और देवी के दर्शन के लिए आती है। आणि आपलं दुकान बंद, रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार। आज रघु भैया, उनका धंदा तो आज बहुत जोर से चलेगा, आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येतील रघु भैयाच्या घरात, आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। रघु भैया का धंधा आज बहुत अच्छे से चलेगा, और कल उनके घर में नई नई चीज़ें भी मिलेगी, और तुम लोग और आप जाके बैठ जाओ तपोवनात। शन्नू चुप बैठ अभी। उनकी बीवी की नाराज़गी इस बातों से समझ में आ रही है। एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकवल्या। एक हाथ में बैंगल्स की जो पेटी रहती है, बॉक्स रहता है वो, और दूसरे हाथ में थैली, पिशवी मतलब थैली घेऊन अब्दुल चला। हे बघा, रस्त्यात कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समजलं? ये रास्ते में अगर कोई मिला तो उनको ये मत कहो कि मैं तपोवन में जा रहा हूँ। इससे क्या होता है, धंधे में बहुत बुरा असर पड़ता है। अब्दुलने एक बार तिच्याकडे पाहिले। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता, पण तिच्याकडे बघून आज तिचा राग आला नहीं तर कीव आली। अब्दुल ने अपनी बीवी को एक बार देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आज अब्दुल को उसके ऊपर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके ऊपर दया आ गई। अब्दुल बस स्टॉपवर आला। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती।
अब्दुल बस स्टॉप पे आया। ठंडी के दिन थे तो स्वेटर फटेला था तो थंडी मालूम पड रही थी। बस आली। बांगड्याची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढ़ला। बस आ गई। बॉक्स बंगड़ियों का बॉक्स और थैली संभालते संभालते अब्दुल बस में चढ़ गया। अगदी खिडकीजवळ बसला। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर बॉक्स को उसने अपने बंगड़ियों के बॉक्स को उसने अपने मांडी पे रखा, अपने थाई पे रखा, ताकि बस में किसी की उसको धक्का ना लगे। लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगीबिरंगी बांगड्याकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने पाहिले। कलरफुल बंगड़ियाँ थी, लाल थी, ग्रीन थी, ब्ल्यू थी। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला। बस चालू हो गई। ठंडी हवा और जोर से लगने लगी। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। अब्दुल ने मफलर को कान में लपेट लिया, बांध लिया। जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाहून बस रिकामी झाली। कचेरी मतलब ऑफिस। वहाँ पे आधी बस खाली हो गई। तपोवनाकडे कौन जातोय कशाला? तपोवन में इसलिए कौन जाता है? जेमते 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये। लास्ट में सिर्फ 5-6 लोग बचे बस में। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यात परती बेल। मागे आलो तेव्हा जेमतेम हातभर होती। अब्दुल गेटजवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली और छोटी बच्चियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, चूड़ीवाला आला, चूड़ीवाला आला। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला। आम के नीचे पत्थर पे अब्दुल बैठ गया आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली और देखते देखते औरतों की भीड़ अब्दुल के आजूबाजू में बढ़ गई। त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, चुडीवाल्या माझ्यासाठी आरसा आणला। मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना, ओ लाल रंग की चुड़िया मेरी, वो हिरवे रंग की हरे रंग की चिड़िया मेरी। मैंने आपके लिए आईना लाने बोली थी। आरसा मतलब आईना, मिरर। ऐसे अलग अलग सवाल अब औरतें करने लगी। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या। अब्दुल के आजू बाजू में भीड़ हो गई। सब औरतों की जिद थी कि मैं पहले बंगड़ी पहनूं। अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला, त्यांना हवाय तशा, त्यांच्या मनपसंद। अब्दुल सबको बंगड़ियाँ पहनाने लगा। जिनको जो चाहिए थी, जो पसंद आई थी, वो पहनाने लगा। त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच, पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती। किसी औरत को बंगड़ी पहनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन अब्दुल के अंदर ये कला बहुत अच्छे से थी। बांगड्या भरल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्ला लाख मुलाचा वाटे। बंगड़ी पहनने के बाद औरतें, लड़कियां जब उनके चेहरे पे उसकी खुशी दिखती थी तो अब्दुल को वो खुशी बहुत मूल्यवान थी, बहुत कीमती थी। 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। 2-3 घंटा बंगड़ियाँ पहनाने का कार्यक्रम चालू था, मतलब बंगड़ियाँ पहनाने का काम हो रहा था। सारा तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। पूरे तपोवन में जिस दिन अब्दुल आता था बंगड़ी लेके, उस दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन हो जाता था। आवाज़, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद, हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चुडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखे वाटे। जिस दिन अब्दुल तपोवन में
औरतों को, लड़कियों को बंगड़ियाँ पहनाने आता था, उस दिन उस तपोवन में अलग ही माहौल रहता था। आवाज़ रहती थी, गड़बड़ रहती थी, औरतों के, लड़कियों के चेहरे पे एक खुशी मिलती थी। एक बहुत अच्छा वातावरण बन जाता था तपोवन का। ये सिर्फ चुडीवाला अब्दुल के आने के वजह से होता था। वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चुडीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत. साल में दो बार, एक संक्रांतीला और ज्येष्ठ पूर्णिमेला, ये औरतें चूड़ीवाले की बहुत, अब्दुल की बहुत आतुरतेने मतलब इम्पेशन्सली राह देखती थी आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे और अब्दुल को भी उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती थी, उनके चेहरे की खुशी देख के अब्दुल भी बहुत सॅटिस्फाईड होता था. असेच काही दिवस गेले. एक दिवस रघुभैया आला. त्याच्या हाती पोस्टमनने दिलेले पत्र होते. अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको. दिखाओ. अरे पण चिठ्ठी मराठीतून आहे, मग वाचून दाखव ना तूच. ऐसे दिन चले जा रहे थे. यही रूटीन था. एक दिन रघुभैया आया एक लेटर लेके. लेटर मराठी में था, इसलिए अब्दुल उससे कहता है कि रघु भैया आप खुद ही पढ़ लो. रघु भैया चिट्ठी पढ़ने शुरू कर देता है. रघु भैयाने चिठ्ठी मोठ्याने वाचली. चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूपच आनंद झाला. तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजीसाहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते. लेटर में लिखा था कि तपोवन में एक सम्मेलन हो रहा है, एक प्रोग्राम हो रहा है. उस प्रोग्राम में अब्दुल को ऑनर दिया जाएगा, उसका सत्कार किया जाएगा और उस सत्कार के लिए सत्कार का इन्विटेशन दाजी साहेबांनी तपोवन के जो दाजी साहेब थे उन्होंने अब्दुल को भेजा था. 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता. कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते. 2 दिन के बाद वो प्रोग्राम था. अब्दुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी उसका सत्कार भी होगा. वो बहुत खुश था. पत्र आल्यापासून तो आनंदातच होता. वो बहुत खुश था. पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करने एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी, कि सत्कार करने जितना मुझे ये लोग मान सम्मान दे रहे हैं, ऐसा मैंने क्या किया है जिसकी वजह से मुझे आज ये लेटर आया और मुझे सत्कार के लिए बुलाया गया. मुझे और सत्कार करने के लिए मुझे बुलाया गया. अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम सुरू झाला होता. स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यावर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसले होते. अब्दुल जब तपोवन में आया 2 दिन के बाद, जब प्रोग्राम था तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था और स्टेज पे पाहुणे मंडळी मतलब मेहमान, स्टेज पे मेहमान बैठे हुए थे. अब्दुलला त्याच्यासमोर बसायला संकोच वाटला. तो तसाच उभा राहिला. अब्दुल खडा रह गया. तेवढ्यात खुद्द दाजी साहेबांनी त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले. तब दाजी साहेब ने अब्दुल को बुला के चेयर पे, खुर्ची मतलब चेयर पे बैठने लगाए. सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली और फिर सत्कार समारंभ शुरू हो गया. सुरुवातीचे अध्यक्षाचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली. दाजी साहेब ने अपना भाषण शुरू कर दिया. अब्दुल बघतच राहिला. 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा, उंच सडसडी देहयष्टी, तेज पुंज चेहरा, गौरवर्ण, पांढरे स्वच्छ धोतर, यावर
बंद गळ्याचा कोट आणि डोक्याला केशरी फेटा। अब्दुल देखते ही रह गए। 84 वर्ष मतलब 84 साल, 84 ईयर। दाजी साहब की उम्र 84 ईयर्स थी, लेकिन फिर भी वो हट्टे कट्टे थे, सेहतमंद थे। उन्होंने सफ़ेद कलर का धोतर मतलब धोती और कोट पहना था और सर पे केशरी मतलब ऑरेंज कलर का फेटा टर्बन बांधा हुआ था। या वयातही आवाजातला खणखणीतपणा आणि बोलण्यातील ऐट यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला। इस उम्र में भी दाजी साहब का आवाज़ और उनके बोलने का जो तरीका था वो देख के अब्दुल एकदम भारावून गेला। रामानं सेतुबंधन केलं, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला। अगदी लहानशी खार, पण तिनंसुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधनाला मदत केली। सेतुबंधन मतलब राम ने जो ब्रिज बांधा था रामायण में, उसके बारे में लिखा है। सेतु मतलब ब्रिज। जब राम सेतु बांध रहे थे तभी एक छोटी सी खार मतलब स्क्विरल ने भी उनकी हेल्प की थी। जितनी उस स्क्विरल की कैपेसिटी थी, जितनी उसकी ताकत थी, उतनी उसने सेतु बांधने के लिए मदत की थी। तशीच मदत या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत। दाजी साहब ये सब बातें बोल रहे थे, भाषण में अपनी बातें ये कह रहे थे। ऐसे ही तपोवनसाठी कुछ लोगों ने इस तरह से मदत की है। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडीवाल्यांना भेटून इथे येण्याबद्दल विनंती केली। संक्रांत पे और ज्येष्ठ पूर्णिमे इन 2 दिनों में बैंगल्स भरने के लिए बहुत सारे बांगड़ी वालों को मतलब बंगड़ी बेचने वालों को, बांगड़ी वालों को मतलब बंगड़ी बेचने वालों को जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तब मेरी रिक्वेस्ट किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं की। विनंती मतलब रिक्वेस्ट, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट। अब्दुल मियांनी मात्र स्वतःहून इथंच येण्याचं आश्वासन दिलं। अब्दुल मियाँ ने लेकिन खुद ही यहाँ आने का मुझे आश्वासन दिया, मतलब प्रॉमिस किया। आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथे येतात और हर साल अब्दुल मियाँ यहाँ आते हैं। येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। यहाँ आके औरतों को, लड़कियों को बंगड़ियाँ पहनाते हैं और उनको और औरतें और वो लड़कियाँ खुश हो जाती है। वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात। साल में 2 दिन तपोवन में बहुत खुशी के रहते हैं। कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात। कोई भी पैसे की अपेक्षा न करता, पैसे की मुबदला मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं सोचते हुए अब्दुल मियाँ हर साल तपोवन में आते हैं। तपोवनातील स्त्रिया, मुलीबाळी यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या असतात। तपोवन में रहने वाली औरतें और लड़कियां अब्दुल का बेसब्री से इंतज़ार करती रहती है। डोळे लावून बसलेल्या असतात मतलब राह देखती रहती है। अब्दुल मियाँचे हे समाजकार्य ही मानव सेवा खरोखर फार फार मोठी आहे। अब्दुल मियाँ का ये जो समाज कार्य है, सोशल वर्क है और जो मानव सेवा है, मतलब उनके अंदर इंसानियत जो है, इंसान को मदद करने की जो उनके अंदर उनका जो नेचर है वो सच में बहुत बड़ा है, अनमोल है। आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्याचं ठरवलं आहे। तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियांनी येथे येऊन करावा। अब्दुल स्टेजवर चढला
दाजीसाहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्याला दिली. अब्दुल स्टेज पे चढ़ गया. दाजी साहिबानी फुलांचा गुच्छ मतलब बुके और फुलदानी मतलब वास. जो तपोवन में रहने वाले लोगों ने बनाई थी एक वास, सुंदर फुलदानी वास और बुके, फुलांचा गुच्छ बुके अब्दुल को दिए. टाळ्यांचा कडकडाट झाला. टाळ्यांचा कडकडाट झाला मतलब सब लोग क्लॅप करने लगे. अब्दुल अतिशय भारावून गेला. त्याने चटकन दाजीसाहेबांच्या पायांना स्पर्श केला. बराच उशीर झाला होता. अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती. बहुत लेट हो गया प्रोग्राम को. अमरावती से रिस्पेक्टेड मेहमान जो आए थे वो गाड़ी से जाने वाले थे. दाजीसाहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवले. मोटार धावत होती. दाजीसाहेबांनी अब्दुल को भी उसी कार में बिठाए. अब्दुल विचार करत होता आज शन्नूला आणायला हवे होते. अब्दुल सोच रहा था कि आज शन्नू को मतलब उनकी बीवी को लाना चाहिए था. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. उसका गुस्सा, वो जो नाराज़गी थी वो कम हो जाती थी. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. आकाश मेघरहित निराळी नटले होते. अष्टमी का दिन था वो. चांद बड़ा था और चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा था और उस वजह से आकाश मतलब आसमान ब्लू, निळ्या मतलब ब्लूइश था. आकाश ब्लूइश था. वातावरण अंतर्बाह्य प्रसन्न वाटत होते. बहुत खूबसूरत सा माहौल था. जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, बहुत प्रसन्न था, प्लीजंट था. अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली. अब्दुल खाली उतरला. मोटार कार रुक गई. अब्दुल नीचे उतर गया. घरी आया. अब्दुल येता शन्नू उठली. थाळीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. प्लेट में शन्नू ने भाजी, वांग्याची भाजी मतलब ब्रिंजल, बैंगन की सब्जी और चपाती प्लेट में रख के अब्दुल को खाने के लिए दी. अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला. अब्दुल खाना खाने लग गया. तू नहीं खाएगी? नहीं, जी नहीं चाहता खाने को. अब्दुल शन्नू को पूछता है आप नहीं खाओगे? वो बोलती है नहीं, मैं नहीं खाऊंगी. अनवर जेवला पण खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. अनवर खाना खाया? अब्दुल पूछता है. शन्नू बोलती है हाँ खाया, लेकिन खीमा खाने के लिए जिद कर रहा था. अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला. ये सुनते ही अब्दुल का निवाला हाथ में ही रह गया. घास मतलब निवाला हाथ में ही रह गया. एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली. तोंडात घास घोळू लागला. अचानक उसकी भूक मर गई. कितींदा सांगितलं हा धंदा सोडून दुसरा धंदा सुरू करा, पण शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही. तो चटकन उठला. शन्नू बोली कितने बार बोला कि यह धंधा छोड़ो और दूसरा धंधा चालू करो, लेकिन अब्दुल ने ये कहना उसका सुना ही नहीं. वो चटकन उठला. वो तुरंत उड़ गया. हाथ धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला. हाथ धोके अनवर जहाँ सोया था उसके बाजू में लेट गया. शन्नूचे बोलणे त्याला शब्दनशब्द त्याला पाठ होता. शन्नू का एक एक वर्ड उसको अच्छे से याद था. कितीदा तरी तेच ते बोलून झाले होते. कितने बार उसने यही बात दोहराई थी. नवीन धंदा, भांडवल नको, कुठून आणणार. तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला. नवीन धंदा मतलब नया धंदा. भांडवल नको, भांडवल मतलब कैपिटल. धंधा चालू करने के लिए जो पैसा लगता है
उसको भांडवल कहते हैं। नया नया धंधा चालू करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको भांडवल कहते हैं। वो मैं कहाँ से लाऊं? तो अब्दुल ने शन्नू को सुनाई दे इतने जोर से ये बात कही, पण भांडवलापेक्षाही त्याला अब्बाजानपासून चालत असलेला बांगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता। लेकिन रियल में अब्दुल के जो अब्बाजान थे उनके टाइम से ये जो बंगड़ियों का धंधा था वो चला आ रहा था। वो उनको छोड़ना पसंद नहीं था। नवरात्र संपले होते, त्यात धंधा चांगला झाला। नवरात्र ख़त्म हुई थी, उसमें धंधा अच्छा हो गया। लोग आता दिवाळीच्या तयारीला लागले होते। लोग दिवाली की शॉपिंग करने में लगे थे। रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते। रघु भैया ने अपने दुकान को कलर करना शुरू कर दिया था। अब्दुल दुकानावर आला, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता। रघु भैया ने त्याला आवाज़ दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता? अब्दुल अपने दुकान पे आया। उनका चेहरा उदास था। रघु भैया पूछता है, आज दुकान क्यों नहीं खोल रहे हो? नाही रघु भैया, हे तपोवनच आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिलं नाही। हे कळलं तेव्हापासून मन नाही लागत धंधा करायला। अब्दुल कहते हैं कि तपोवन अभी दाजी साहेब के पास अभी रहा नहीं। जब से मुझे ये बात मालूम पड़ी, मेरा मन काम धंदे में लग रहा नहीं है। आता तपोवनाचं काय होईल रे रघु भैया? केवढी मोठी वसाहत, अभी तपोवन का क्या होगा? कितनी बड़ी कॉलोनी है वो, कितनी रोगी, वहाँ पे कितने सारे बीमार लोग रह रहे हैं। आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे? अभी उनकी किस तरह से देखभाल की जाएगी? काळजी मतलब देखभाल की जाएगी। आणि आयुष्याचं मोल देऊन तन मन धनाने फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेने दाजी साहेबांना काय वाटलं असेल रे? और दाजी साहेब ने उस तपोवन को अपना सब कुछ दिया। वो तपोवन छोड़ना पड़ रहा है तो उन पे क्या बीती होगी? अब्दुल विलक्षण हळवा झाला। अब्दुल बहुत इमोशनल हो गया। देवळातल्या पहारेकरांचे दोनचे टोले दिले। मंदिर में 2 बजे की घंटी बची, मतलब 2 टोले दिने मतलब 2 बार घंटी बची। शन्नू घोरत होती। अनवर गाढ झोपला होता। शन्नू और अनवर दोनों सो रहे थे। अब्दुल उठला, अगदी हलकेच। कोपऱ्यात बांगड्याच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला। अब्दुल उठ गया और अपनी थैली में से एक एक चीज़ बाहर निकालने लगा। पाउडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या। संक्रांतीला हे सारे तपोवनात नेणार होता। पाउडर का डिब्बा था, रुमाल मतलब हैंडकरचिप्स था, हैंकी था, रिबिन, पिन्स, सोनेरी बांगड्या, गोल्डन बैंगल्स, साध्या बांगड्या मतलब नॉर्मल बंगड़ी, नायलॉनच्या बांगड्या, नायलॉन की बंगड़ी, ये सब चीज़ें वो संक्रांत में तपोवन में लेके जाने वाला था। तिथे चुडीवाला म्हणून स्त्रिया, मुलीबाळी धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या। वहाँ पे औरतें, लड़कियाँ उसके आजूबाजू में जमने वाली थी। काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होत्या। थोड़े वक्त के लिए अपनी बीमारी, अपना दुख भूल के वो हंसने वाली थी। त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता। उनकी चेहरे की खुशी देख के अब्दुल खुद ही बहुत खुश होने वाला था। पर आता सारे संपले होते। लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म हो गया था। स्वतःसाठी सारे जगतात, पण दुसऱ्यासाठी जगण्यातला आनंद, खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने में जो आनंद है, त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त 2दाच अब्दुल अनुभवायचा। वो आनंद, वो खुशी साल में 2 बार मिलती थी। पण आता तेही मिळणार नव्हते। लेकिन अब तो वो भी मिलने वाला नहीं था। एखाद्या वस्त्राचा एकागी रंग
उडून जावा तशी त्याची जीवन इच्छा एकाकी उडून गेली होती. वस्त्र मतलब कपड़ा, क्लोथ. अब्दुल की जीने की जो इच्छा थी वो ख़त्म हो गई थी. त्या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले. वो सब चीज़ें देखते देखते अब्दुल की आंखें भर आई. त्या तपोवनाचा परिसर विरघळत होता. हळूहळू रात्र उतरायला लागली होती और धीरे धीरे रात ख़त्म होने लगी थी. तो बच्चों, ये लेसन यही ख़त्म होता है. ये लेसन उस इंसान के बारे में है जो अपने घर की गरीबी के बावजूद 2 दिन तपोवन में लगाता है. उस दिन वो चाहता तो बाहर बहुत कमाई कर सकता था और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद के ला सकता था. लेकिन वो उन 2 दिनों में, एक मकर संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा, उन 2 दिनों में वो तपोवन में जाता था और वहाँ पे जो कुष्ठ रोगी औरतें और लड़कियाँ थी उनको बंगड़ी पहनाता था और उसमें उसको बहुत खुशी मिलती थी और उसका वो मुबादला भी नहीं लेता था. कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रेसी कहते हैं. तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है. बच्चों, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया ही होगा. आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो. थैंक यू.